कहानी के शुरू में एक लड़की जिसका नाम ओतो होता है वो उठती है, मुंह हाथ धोती है, अपने कपड़े बदलती है और तैयार होना शुरू हो जाती है। वो उसे गुड बाय कहती है और घर से निकल जाती है एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। कि दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम सुमी होता है वो अपने काम की जगह पे काम कर रही होती है और उसको बहुत सारी पैकिंग्स करनी होती है। वो पैकिंग कर रही होती है और अपने कोवर्कर रैन के साथ बातें कर रही होती है कि अचानक से उसको चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो रैन से पूछती है कि क्या उसको भी ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है, तो रैन अपने मुंह से दोबारा से वो आवाज करता है और वो उसके ऊपर चिल्ला देती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे तब से तंग कर रहे थे। रैन उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसका सेक्स करने को दिल करता है, क्या उसके अंदर ऐसी डिजायर्स पैदा होती हैं। तो वो उसे कहती है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती कि तुम इस तरह की बातें करो। कि अचानक से वहाँ पे उनका मैनेजर आ जाता है और वो सुमी से बात करता है। वो कहता है कि ये लड़का आजकल तुमसे बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, पहले वो ये बहुत चुप चुप रहा करता था। अब वो उसे एक बुक भी देते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये बुक तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, उसकी आज बर्थडे होती है, लेकिन रैन को इस बारे में नहीं पता होता। अब काम खत्म करने के बाद रैन उसे कहता है कि अगर मुझे पता होता आज तुम्हारी बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई गिफ्ट लाता। तो सुमी उसे कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम मेरी जान छोड़ दो और खामोश रहा करो। लेकिन रैन उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता और वो उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। अब सुमी रैन के साथ अपना दिन एंजॉय करने के बाद घर आती है और अपने सीने का बोझ हल्का करती है, अपने कपड़े उतारती है और बात लेती है। वो थोड़ी सी सैड होती है, ना जाने किस बात को लेकर, कि अब वो अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के अपना पसंदीदा शो देखना शुरू कर देती है। वो उसे एंजॉय कर रही होती है और वक्त गुजर रहा होता है कि अचानक से आधी रात हो जाती है, 12 बज जाते हैं और अब हमारी सुमी 28 साल की हो चुकी होती है। सुमी थोड़ी सी दुखी होती है और वो सोचना शुरू कर देती है कि उसकी जिंदगी कभी भी एक तरह की नहीं रही। उसकी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कि अचानक से उसका बैग नीचे गिरता है और उसके अंदर से वही बुक जो उसको उसके मैनेजर ने दी होती है वो नीचे गिर जाती है। वो उस बुक को उठा लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। वो बुक थोड़ी सी मुश्किल होती है, हालांकि वो होती उसी की जुबान के अंदर है, लेकिन सुमी उस बुक के अंदर से एक पोएम को पढ़ना स्टार्ट कर देती है मूनलाइट को एंजॉय करते हुए। कि अब वो सोचती है कि उसे बाहर जाकर कुछ खरीद लाना चाहिए अपने लिए। रैन भी उसको बर्थडे विश करता है मैसेज के जरिए से। अब वो स्टोर पे जाती है जहाँ पे जाकर वो अपनी शॉपिंग कर रही होती है कि अचानक से उसे एक झटका लगता है और उसका हाथ छोटा हो जाता है, उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता छोटी होनी शुरू हो जाती है, मानो जैसे उसका सारा का सारा बोझ हल्का हो गया हो 1 मिनट के लिए, और वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। उसे एक बोतल गिरती है और वो वहाँ से भागकर निकल जाती है। कि दूसरी तरफ उसकी काम की जगह पे उसका मैनेजर उसको फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो रैन से भी पूछता है कि क्या उसे पता है सुमी कहाँ पे है, तो रैन बहाना बना देता है और वो कहता है कि वो मौत के कुएं में है, उसकी जान बहुत खतरे में है। लेकिन सुमी के दिमाग के अंदर तो खुराफात चल रही होती है और वो बैठी अपना नॉवल लिख रही होती है। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक के लिए नहीं चलने वाला होता, क्योंकि हफ्ता हो चुका होता है और वो काम पे नहीं गई होती। इसीलिए उसका मैनेजर रैन को भेजता है उसको चेक करने के लिए। रैन उसके दरवाजे पे जाके बहुत बार नॉक करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। लेकिन जब वो हैंडल को ओपन करता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है। मैं अंदर आ रहा हूँ, और ये कहकर रैन उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है। रैन को उसके घर के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही होती है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है और चीजों को सूंघना शुरू कर देता है। कि अचानक से उसको वही बुक नजर आती है और वो समझ आता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। कि दूसरी तरफ सुमी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने नॉवल को बहुत अच्छे तरीके से लिख पा रही होती है। उसका दिमाग छोटा होता है और उसके दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही होती हैं जो वो चाह रही होती है। कि अब वो घर जाने के बारे में सोच रही होती है और वो भागना शुरू कर देती है। उसके कान के अंदर से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता कि उसका घर कहाँ पे है। कि अचानक से वहाँ पे रैन पहुंच जाता है। सुमी उससे पूछती है कि वो कौन है, तो रैन उससे पूछता है कि क्या उसे याद नहीं आया कि वो कौन है। वो उसे याद करवाने की कोशिश करता है। कि अचानक से सुमी की हालत थोड़ी सी खराब होती है और वो उसे पहचान जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम घबराए नहीं मुझे इस छोटी बॉडी के अंदर देखकर। तो रैन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सुमी से कहता है कि उसकी हालत ही सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर से वो पोएम पढ़ने की वजह से हुई है। सुमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इस बकवास के ऊपर क्यों यकीन करूं, मैं नहीं मानती कि कोई किताब ऐसा कर सकती है किसी इंसान के साथ। तो रैन उसे बताना शुरू कर देता है उस बुक के अंदर लिखी हुई चीजों के बारे में और उस ताकत के बारे में जो एक किताब को मिलती है जब उसका ऑथर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई स्पिरिट होती है। सुमी क्योंकि एक ऑथर बनना चाह रही होती है इसीलिए उसे सब के बारे में नॉलेज होता है। वो उसे बताता है कि जो पोएम उसने पढ़ी थी उसके लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत जरूरी था। सबसे पहले आधी रात, दूसरी बात जिसने ये पोएम पढ़ी हो वो 28 साल का हो, तीसरा उससे चांद की रोशनी के नीचे उस पोएम को पढ़ा, और चौथा ये कि वो वर्जिन हो। ये बात सुनने के बाद सुमी थोड़ी सी शाय हो जाती है। वो कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा तुमने क्या बात की है। कि रैन सुमी से कहता है कि अगर वो अपनी असल बॉडी के अंदर अब वापस ना आई तो वो मर जाएगी, और सुमी की आंखों के अंदर से और मुंह के अंदर से खून आना शुरू हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। रैन उसे कहता है कि उन्हें मूनलाइट में जाना चाहिए ताकि वो दूसरी पोएम पढ़कर अपनी असल बॉडी के अंदर वापस आ सके। अब वो लोग मूनलाइट के नीचे चले जाते हैं और जाकर रैन उसे वो बुक पकड़ाता है और वो उसे पोएम दिखाता है जो उसे पढ़नी होती है। सुमी उस पोएम को पढ़ना शुरू कर देती है। कि अचानक से सुमी वाकई में बड़ी होना शुरू हो जाती है और वो अपने असल साइज के अंदर वापस आ जाती है। उसकी सारी बॉडी बड़ी हो जाती है, लेकिन अब वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है क्योंकि वो अपनी पैंटीज के अंदर होती है। और वो रैन से कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, कुछ मुझे दे ही दो ताकि मैं अपना जिस्म थाम सकूं। वो अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। कि अचानक से जब वो देखता है तो सुमी वहाँ पे नहीं होती, वो भाग रही होती है। रैन भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि ये बुक मुझे वापस कर दो, लेकिन सुमी उसे कहती है कि मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ
और मेरे राइडर बनने के लिए ये बुक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगी। वो बार बार अपनी बॉडी को छोटा और बड़ा कर रही होती है रैन से बचने के लिए कि अब उसे एक जगह पे जाकर रुकना पड़ता है और रैन भी उसके पास होता है। वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बुक वापस नहीं करूंगी, लेकिन रैन उसे समझाने की कोशिश करता है और वो समझ आती है। वो अपनी असल बॉडी के अंदर वापस आ जाती है और वो रैन को बुक वापस करने वाली होती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है कि अब रैन एक स्टेशन पे होता है जहाँ पे वो एक टिकट लेने की बात कर रहा होता है उस बुक के बदले में, लेकिन उसका इरादा बदल जाता है और वो बुक वापस लेके वहाँ से निकल जाता है। सुमी बचपन से ही स्टोरीज लिखा करती थी और उसकी स्टोरीज सबको बहुत पसंद आया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी सबको उसकी स्टोरीज अजीब लगने लगी थी। सब लोगों को लगता था कि वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बातें लिखती है अपनी कहानियों के अंदर। लोगों को किसी और बात के अंदर इंटरेस्ट था क्योंकि वो लोग गंदी सोच रखते थे। उन लोगों की नजर सुमी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और सुमी को ये सब बहुत बुरे तरीके से बर्दाश्त करना पड़ता था। और वक्त के गुजरने के साथ साथ सुमी 28 साल की हो जाती है। अब रैन उस स्टेशन से बाहर निकलता है और वो ओतो से मिलता है। ओतो उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि क्या बना, तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, एक दिन तुम घर जा सकोगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कि ओतो पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो रैन उसे बताता है कि ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही है। रैन सुमी को घूर रहा होता है कि अचानक से वो पूछता है कि क्या हो, तो तुम्हारे पास कोई स्पेयर कपड़े हैं, तो वो उसे एक निकर देती है और वो अब उसे पहनाना शुरू कर देता है। कि ओतो रैन से पूछती है कि क्या उसे नई सेंसेशंस चाहिए, तो रैन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ओतो से कहती है कि मेरे स्कूल के अंदर तुम्हें ऐसी कोई सेंसेशन जरूर मिल जाएगी। रैन एकदम से ओतो की तरफ देखता है और ओतो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि सुमी ने अपनी बॉडी दोबारा से छोटी कर ली होती है। अब वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे जाके सुमी कपड़े चेंज करके उनके सामने आती है और रैन उसे कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम ओतो की दोस्त बन जाओ और उसके साथ उसके स्कूल जाओ। रैन उसे क्यूरियोसिटीज के बारे में भी बताता है जिनको वो लोग सर्च कर रहे होते हैं उसके स्कूल के अंदर। कि सुमी पहली बार में ही मान जाती है और उसकी शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं। रैन उसे उसके मानने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मैं एक ऑर्थर हूँ और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं उस स्कूल में जाके तुम लोगों की मदद करना चाहूंगी। कि अचानक से उसकी शर्ट अब फट जाती है और रैन उसे घूर रहा होता है क्योंकि ये नजारा वाकई में दिलकश होता है। कि रैन सुमी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो स्पेल का यूज करते हुए अपनी बॉडी को छोटा कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी उसके लिए। सुमी खड़ी हो जाती है और वो स्पेल को पढ़ना शुरू कर देती है कि अचानक से वो नंगी हो जाती है और रैन उसे कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर अब इतना चार्म तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो काबिले दीद है। कि अब अगली सुबह वो दोनों उठ जाती हैं और वो दोनों साथ में तैयार होना शुरू हो जाती हैं। अब हमारी दोनों लड़कियां स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं और वो घर को छोड़ देती हैं। सुमी रैन की बातों के बारे में सोच रही होती है क्योंकि रैन ने उसको स्कूल के बारे में पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। अब वो लोग स्कूल के रास्ते पे जा रही होती हैं और सुमी लड़कियों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसने इस टाइम को बहुत ज्यादा मिस किया हुआ होता है। ये अचानक से ओतो से रोकती है और वो उसे कहती है कि देखो प्लीज अपनी इन हरकतों को बाज कर लो, किसी के साथ मुझे शर्मिंदा मत कराना और किसी को भी ये मत बताना कि हम एक दूसरे को जानती हैं। कि अचानक से वहाँ पे ना डोका और मैरी आ जाती हैं। वो ओतो की फ्रेंड्स होती हैं। वो लोग मिलती हैं और वो पूछती हैं कि आखिर सुमी कौन है। सुमी अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है कि अचानक से ओतो उनको उसका झूठा इंट्रोडक्शन देती है और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। ओतो भी सुमी के ऊपर चिल्लाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। सुमी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन ओतो वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। अब वो लोग स्कूल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और सुमी सोच रही होती है कि स्कूल के अंदर आखिर किस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होंगे। रैन ने उसको थोड़ा सा बताया भी होता है कि अचानक से वो फिर से लड़कियों को देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, एक्साइटेड हो चुकी होती है कि अचानक से वहाँ पे मनामी आती है और वो ओतो से पूछती है सुमी के बारे में। वो उन्हें भी उसका झूठा नाम बताती है और उसे वहाँ से घसीट के लेके जा रही होती है। अब ओतो वॉशरूम में जाती है जहाँ पे सुमी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती है पिछले 6 घंटों से। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है लेकिन ओतो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करती। उसके हाथ में बिस्किट पकड़ाती है और वो वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन सुमी उससे पूछती है कि हम लोगों को अपनी सर्च कब शुरू करनी होगी, तो उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर एक मार्कर नजर आ रहा है और सुमी उसकी बात मान जाती है। ओतो से पूछती है कि आखिर वो उसकी बात को पहली बार में कैसे मान गई, तो सुमी उसे कहती है कि वो एक राइटर है और उसे उसकी हर बात के ऊपर यकीन है क्योंकि वो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए इस केस को गंवाना नहीं चाहती। तो वो उसे बताना शुरू कर देती है कि जहाँ पे भी कोई स्पिरिचुअल चीज होती है वहाँ पर ओतो को कोई मार्कर्स नजर आते हैं जो कि कुछ साइंस की तरह के होते हैं। ओतो बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो रही होती है क्योंकि सुमी ने उसकी बातें पहली बार में मान ली होती हैं। वो दोनों जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो तमाम उनको देख के कहती है कि ये क्या, लड़कियों के वॉशरूम के अंदर से 2 लड़कियां खुश खुश बाहर आ रही है, ये बात कोई अच्छी बात नहीं है। कि अचानक से एरिका और मैरी उसको खामोश करवाती है। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो कि ना धोखा। ओतो से कहती है कि हमें सुमी का इंट्रोडक्शन करवाओ और अब वो लोग बैठ जाती हैं, बातें करना शुरू कर देती हैं। अब आखिर वो होती तो लड़कियां ही हैं। कुछ देर अपनी बातें करने के बाद वो लोग लड़कों की बातों पे आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हम लोगों को तो उस लड़के से मिली, उस लड़के से मिली और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती हैं। कि अचानक से वो सब कहती हैं कि सुमी तो हमसे बड़ी है और उसके पास तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे और वो खूबसूरत भी बहुत है। वो लोग सुमी से पूछते हैं, हकीकत के अंदर तो सुमी वर्जिन होती है लेकिन फिर भी वो उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करती है। वो कहती है कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो जब भी जिस भी लड़के से मिलती थी उसके कपड़े फाड़ देती थी, ऐसे कर देती थी, वैसे कर देती थी। सब लड़कियां ये बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। कि अब सुमी उनसे इंसिडेंट्स के बारे में पूछना शुरू कर देती है और तमाऊ से बताना शुरू कर देती है और वो कॉपी पेंसिल निकाल के लिखना भी शुरू कर देती है। कि दूसरी तरफ मनामी ऊपर आ रही होती है। सुमी ने बहुत ज्यादा लिख लिया होता है क्योंकि वो इंसिडेंट्स बहुत
बहुत अजीब होते हैं। स्कूल के अंदर लड़कियों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो लोग घर जाती हैं तो वो लोग ठीक हो जाती हैं। ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाली बात थी कि मनामी अब करते करते क्लास के अंदर आ जाती है और लड़कियों ने सुमी को पकड़ा हुआ होता है। वो लोग खेल रही होती है कि मनामी उनके ऊपर चिल्लाती है और वो कहती है कि एक दूसरे को बुली करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कि अचानक से वो नीचे गिर जाती है। मनामी दुखी होती है और वो सब लड़कियों से कहती है कि अपने अपने घर दफा हो जाओ, और वो सुमी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे छत पे ले जाती है और वो सुमी से पूछती है कि अगर वो लड़कियों से छेड़ रही थी तो वो उसे शिकायत लगा सकती है, लेकिन सुमी जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा लड़कियों ने तंग किया है, लेकिन ओतो और उसकी दोस्तें बहुत अच्छी थी। वो लोग बैठ के बातें कर रही होती हैं और मनामी कहती है कि चलो ठीक है, फिर अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। अब सुमी वापस आ रही होती है कि तमाम लोग फिर से उसे पकड़ लेती हैं और उसे छेड़ना शुरू कर देती हैं कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सुमी बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो जब ओतो की तरफ देखती है तो उसकी भी आंखें फट रही होती हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे मार्कर्स नजर आ रहे होते हैं कि दूसरी तरफ मनामी जमीन को चाट रही होती है। मनामी जब छोटी होती है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसको एक्सेप्ट कर लेती है और अपने घर पे रख लेती हैं। शुरू में मनामी को थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फिर मनामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। उनके पास पैसे नहीं होते क्योंकि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता। स्कूल के अंदर भी मनामी को उसके दोस्त बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं ट्रीट करते, क्योंकि उसके कपड़ों के अंदर से हमेशा से स्मेल आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रही होती है। मनामी अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं करते और वो लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। अब उसकी मैम उसकी ग्रैंड मदर को बुलाती हैं और उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे यकीन है मेरी पोती बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप ये क्या कह रही हैं। लेकिन उसकी मैम कहती है कि क्या कहना चाह रही हैं आप, मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, और उसकी ग्रैंड मदर को खामोश होना पड़ता है। अब वो दोनों दादी पोती खामोशी से जा रही होती हैं। सुमी रैन को सब कुछ बता रही होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठी हुई होती है। रैन वो सारी इन्फॉर्मेशन को सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो ओतो से पूछता है कि क्या उसे भी वहाँ पे मार्कर्स नजर आए थे, तो ओतो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो रैन उनको मिस्ट्रीज के बारे में, क्यूरियोसिटीज के बारे में और उन मार्कर्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कुछ मिस्ट्रीज वाकई में रियल होती हैं, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज इंसानों की वजह से होती हैं, इंसानों ने बनाई हुई होती हैं। और वो उनसे कहता है कि उन दोनों को ये ड्रामा मजीद कंटिन्यू करना होगा और कल भी उन दोनों को स्कूल इकट्ठे जाना होगा। वो ओतो को भी मना लेता है। अब स्कूल के अंदर मनामी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है कि अचानक से वो वॉशरूम में जाती है और वो सुमी को वहां से निकालती है। सुमी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उसे बताना शुरू कर देती है कि लड़कियों से किस तरह से बुली करती हैं वगैरह वगैरह। वो मनामी से कहती है कि उसके साथ भी अपने दिल की बातें शेयर करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता कि मनामी अचानक से जमीन को चाटने वाली होती है। उसके अचानक से वो साया छोटा हो जाता है और सुमी छोटी हो जाती है। मनामी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे रैन भी आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन है, रैन वहाँ पे कैसे आया। सुमी दोबारा से अपनी रियल बॉडी के अंदर वापस आ चुकी होती है और वो अपने कपड़े पहन रही होती है कि रैन खड़ा हो जाता है और वो उसे बताना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि बहुत वक्त पहले की बात है, जब मॉन्स्टर्स थे तब इंसानों ने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए इस टेक्निक को इजाद किया था, लेकिन अब आजकल इस टेक्निक को कोई भी यूज नहीं करता। और जब उसने तमाओ से उसकी दोस्तों के हालचाल के बारे में पूछा था तो उसे उनकी कंडीशन जानकर ये बात का अंदाजा हो गया था कि ये बिल्कुल वही टेक्निक है। अब वो मनामी को सूंघना शुरू कर देता है और मनामी उसे रेजिस्ट कर रही होती है कि अचानक से उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि अपना एम्यूलेट जो उसने बालों के अंदर पहना हुआ होता है वो उसे दे दे, लेकिन वो उसके सर के ऊपर हिट करती है और वो इनकार कर देती है। अब सुमी मनामी को मनाने की कोशिश करती है और वो अपने बालों में से वो एम्यूलेट निकाल देती है। वो उसे देने वाली होती है, उसके करीब जाती है कि वो उसको लिक कर देती है और अचानक से सुमी की बॉडी के अंदर जैसे आग लग चुकी होती है। रैन उसकी तरफ भागते हैं उसको बचाने के लिए और उसे वहां से लेके चला जाता है। अब रैन और वो कमरे के अंदर होते हैं और रैन उसे कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हारी इस हालत के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो, अगर मैं बचूं ना तो तुम्हें ओतो का ख्याल करना होगा मेरे लिए। रैन वहां से जाने वाला होता है कि दरवाजे की दूसरी तरफ मनामी खड़ी हुई होती है। जब मनामी और उसकी ग्रैंड मदर वापस आ रहे होते हैं तो उसकी ग्रैंड मदर उसको वो एम्यूलेट देती हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी पोती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये एम्यूलेट तुम्हारी हर जगह पे मदद करेगा। उसके दोस्त जब भी उसे परेशान करते थे तो मनामी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, लेकिन वो सबसे निकलना चाहती थी कि अब रैन दरवाजा खोल देता है और वो मनामी से बातें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो एम्यूलेट उसने पकड़ा हुआ है वो कोई अच्छा एम्यूलेट नहीं है, बल्कि वो एक कर्स है और उसे वो रैन को दे देना चाहिए। लेकिन मनामी उसे अभी भी मना कर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर उस एम्यूलेट को वापस करने के लिए तैयार नहीं होती। रैन उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि उसे ये करना पड़ रहा है कि अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और वो उसकी तरफ देखता है और मनामी की हालत भी अब खराब हो जाती है। रैन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और मनामी भी अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि जब उसके दोस्त उसे जमीन से खाना खाने पे मजबूर कर देते और ये सब बातें उसको बहुत ज्यादा दुखी कर रही होती हैं और वो और भी तकलीफ में होती है कि अचानक से वो एम्यूलेट अब कर्स्ड फ्री हो जाता है। रैन गिरने वाला होता है और सुमी उसके पास आके उसे पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुमी के वुंड सारे के सारे हील हो चुके होते हैं। और रैन कहता है कि अगर मनामी ने किसी को कत्ल नहीं किया होगा तो वो दोनों भी बच जाएंगे। तो सुमी कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम बच जाओगे। कि अचानक से वहाँ पे ओतो आती है और वो रैन के साथ आंखों ही आंखों में बातें करना शुरू कर देती है और सुमी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। अब हॉस्पिटल के अंदर मनामी बैठी हुई होती है और ओतो की दोस्तों से उनसे मिलने के लिए जाती हैं। वो लोग बहुत
बहुत ज्यादा खुश होती हैं और मनामी को ये सब देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि दूसरी तरफ रैन सुमी को मनामी के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में बता रहा होता है और सुमी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब रात को ओतो लेटी हुई होती है और रैन उसको सुमी की एक लिखी हुई कहानी पढ़ के सुना रहा होता है और ओतो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो सो जाती है। रैन और सुमी अपने काम की जगह पे काम कर रहे होते हैं और रैन अजीब अजीब सी आवाजें बना रहा होता है। सुमी उसे मना करने की कोशिश करती है और रैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई जितनी बार भी कोयल की आवाज सुनता है उसकी शादी उतने साल के बाद होती है। तो सुमी खुश हो जाती है कि शायद उसकी शादी 3 साल के बाद होगी, क्योंकि उसने 3 बार उसकी आवाज सुनी होती है। कि अचानक से वो फिर से आवाजें बनाना शुरू करता है और वो उसे कहती है कि मेरी शादी डिले मत करो। कि अचानक से वहाँ पे मनामी आ जाती है, वो गिर जाती है और वो उठती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ। वो उनसे सॉरी करती है और वो कहती है कि मैं दुनिया के अंदर से बुली को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ इविल स्पिरिट का सहारा लिए बगैर अपने हार्ड वर्क से काम लूंगी। वो दोनों थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और वो उनको थैंक यू करके वहाँ से निकल जाती है। कि अब वो दोनों दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कि दूसरी तरफ ओतो कुछ प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से पीछे से रैन आ जाता है और वो डर जाती है। ओतो उसको थोड़ा सा मारती है, लेकिन वो अचानक से नोट करती है कि वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो उससे पूछती है कि क्या वो कमजोर है। तो रैन उसे कहता है कि हाँ थोड़ा सा तो हूँ। ओतो उसके लिए थोड़ा सा दुखी होती है, लेकिन रैन उसे कहता है कि फिक्र नहीं करो और तुम रात कहीं और गुजारने की तैयारी बांध लो। कि दूसरी तरफ हमारी अपार्टमेंट वाइफ जिसकी छाती के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होता है, वो घर पे बैठी रिलैक्स कर रही होती है। कि अचानक से वो डिसाइड करती है कि उसे मार्केट जाना चाहिए और अपने लिए कुछ चीजें खरीद लेनी चाहिए। वो तैयार होकर बाहर निकलती है तो बाहर एक बिल्ली बैठी हुई होती है, वो उसकी तरफ घूर रही होती है। सुमी अपनी चीजें खरीद के वापस भी आ जाती है, लेकिन वो बिल्ली वहीं पे बैठी हुई होती है। लेकिन अब जब सुमी घर के अंदर जाती है तो वो बिल्ली भी उसके साथ अंदर चली जाती है। अब सुमी बैठ जाती है और वो रिलैक्स करना शुरू कर देती है। वो अपनी ड्रिंक पी रही होती है और साथ साथ अपनी सुशी को एंजॉय कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अचानक से वो अपनी सुशी नोट करती है जो कि वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो इधर उधर देखती है तो वो बिल्ली मजे से अपनी सुशी को खा रही होती है। सुमी को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके रिलैक्स करना शुरू कर देती है और वो सोच रही होती है कि आखिर उसे इस जवानी का बोझ कब तक अकेले ही गुजारना होगा। और इतने में ही उसे रैन का मैसेज आ जाता है। वो रैन के साथ मैसेजेस के ऊपर बातें कर रही होती है और रैन उससे पूछ रहा होता है कि वो घर पे है, वो अकेली है। और अचानक से वो उसे कहता है कि अपना दरवाजा खोलो। जैसे ही वो जाके दरवाजा खोलती है तो ओतो बाहर खड़ी हुई होती है और रैन उसे कहता है कि उसे उसका ध्यान रखना होगा। और सुमी ओतो को अंदर ले चलती है। वो उसे पीने के लिए चाय देती है और वो उससे पूछती है कि रैन कहाँ पे है। तो ओतो उसे बताती है कि वो हेल्थ केयर गया हुआ है। तो सुमी तंज करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों के लिए कोई हेल्थ केयर भी होता है। लेकिन खैर अब वो अपनी ड्रिंक उठाती है और वो ओतो से कहती है कि तुम इसे अपना घर ही समझ सकती हो, जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। लेकिन ओतो अजीब सा मुंह बनाकर उसे कहती है कि इस कचरे के ढेर के अंदर तुम क्या चाह रही हो कि मैं अपना घर ढूंढूं। तो सुमी कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गई। अब दोनों की दोनों लड़कियां अपार्टमेंट को साफ करना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते वो लोग इस अपार्टमेंट को साफ कर देती हैं, सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक देती हैं। लेकिन वो दोनों तो अभी भी अपार्टमेंट के अंदर ही होती हैं। लेकिन खैर सुमी अब ओतो से पूछती है कि क्या उसके पास फिर कपड़े हैं। तो ओतो कहती है कि हाँ जाहिर है मेरे पास। तो सुमी से कहती है कि चलो फिर हम लोग पब्लिक बाथ के अंदर नहाने चलती हैं। वो दोनों पब्लिक बाथ की तरफ जा रही होती हैं और मैरी उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। वो दोनों अंदर जाती हैं, सुमी पैसे पे करती है और ओतो कपड़े उतार के नहाने की तैयारी बांध देती है। वो नहा रही होती है कि अचानक से सुमी जब उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो डर जाती है। लेकिन खैर अब वो दोनों पानी के अंदर चली जाती हैं और वो दोनों बहुत सेक्सी लग रही होती हैं। वो दोनों बातें करना शुरू कर देती हैं कि ओतो सुमी से पूछती है कि आखिर वो लोग पब्लिक बाथ के अंदर नहाने के लिए क्यों आई हैं। तो सुमी उसे कहती है कि घर का जो बात है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटा है और मुझे उसके लिए अपनी बॉडी को श्रिंक करना पड़ता है। लेकिन आज तुम आई हुई थी तो मैंने सोचा कि ना हम लोग यहाँ पे आ जाएं। अब वो दोनों स्टीम बाथ ले रही होती हैं कि अचानक से ओतो जब सुमी की तरफ देखती है तो उसको बहुत जेलसी होती है और वो मौका बनाकर उसको दे मारती है। सुमी को दर्द हो रही होती है, लेकिन ओतो हवा का मजा ले रही होती है और वो उसे पूछती है कि क्या उसके पास पैसे हैं। तो सुमी अब उसके लिए कॉफी मिल्क को खरीद देती है और वो दोनों उसे एंजॉय करती हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब कपड़े पहन लेने के बाद सुमी मसाज ले रही होती है और वो ओतो से पूछती है कि क्या वो खाना बाहर खाना चाहेगी। तो ओतो से कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे रेमन बहुत पसंद है, हम लोग रेमन खाने के लिए जा सकते हैं। तो उन लोगों का तय हो जाता है कि वो लोग रेमन खाएंगी। अब वो लोग वहाँ से निकल जाती हैं और मैरी अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। कि अचानक से मैरी की मदर आ जाती है और वो मैरी से कहती है कि क्या तुम जाके अंदर बात का ध्यान रख सकती हो, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। कि दूसरी तरफ रैन सिटी के अंदर चल रहा होता है कि अचानक से उसे क्यूरियोसिटी नजर आती है। वो जब उस क्यूरियोसिटी का पीछा करते करते अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम तानाका होता है। वो रैन को कह भी रहा होता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जब रैन उसके पास जाता है तो तानाका उसको पहचान लेता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं और रैन तानाका के लिए बहुत सारा सामान लेके गया हुआ होता है। तानाका उस सामान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो तानाका उससे पूछता है कि आखिर वो ये सारा सामान बिना किसी मकसद के तो लाया नहीं होगा, तो वो बदले में क्या चाहता है। तो वो रैन से पूछता है कि क्या उसने अपनी आंखें इस्तेमाल की हैं। तो रैन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तानाका उसको कहता है कि उसने उसे मना भी किया था अपनी आंखें इस्तेमाल करने से, लेकिन खैर वो इस तरह से अपनी बहन को वापस नहीं भेज पाएगा। तो वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ। तो जब वो रैन की आंखें देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत गंदी लग रही होती हैं। तो दूसरी तरफ सुमी और ओतो अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही होती हैं और सुमी ओतो से कुछ सवाल कर रही होती है, लेकिन ओतो उसके सवाल रिपीट कर रही होती है क्योंकि वो सवाल उसकी फैमिलीज के बारे में होते हैं। लेकिन ओतो उसके एक सवाल के ऊपर खामोश कर जाती है और वो सुमी से कहती है कि मैं नूडल्स का एक और बाउल खाना चाहूंगी। कि दूसरी तरफ तानाका रैन से कहता है कि वो जिस जगह पर आया है यहाँ पे नए नए गॉड्स आते हैं और चिल करते हैं, अगर वो चाहे तो उसे यहाँ पे बहुत सारी
क्यूरियोसिटीज भी मिल सकती है और उसकी आंखों का इलाज भी हो सकता है। कि अब घर पे ओतो उसकी बुक पढ़ के हटी हुई होती है और वो सुमी से पूछती है कि क्या वाकई में ये किताब उसने लिखी है। तो सुमी उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये किताब मैंने तब लिखी थी जब मैं 15 साल की थी। वो मेरा दौर सबसे बेहतर दौर था, लेकिन ये जिंदगी की एक ही किताब है जो मैं अब तक लिख पाई हूँ। ओतो थोड़ी सी नींद में होती है तो सुमी उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो बेड के ऊपर सो सकती है और थोड़ी ही देर गुजरने में ओतो वहाँ पे सो जाती है। अब सुमी उठती है, ब्लैंकेट निकालती है और ओतो के ऊपर देकर खुद भी जमीन के ऊपर लेट जाती है और सो जाती है। ओतो को एक अजीब सा ख्वाब आता है जो कि उसने रैन के बारे में देखा हुआ होता है कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो दोबारा से सो जाती है। अब सुबह को जब ओतो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि टेबल के ऊपर उसके लिए एक स्नैक पड़ा हुआ होता है। वो स्नैक को घोरी होती है कि अचानक से पीछे से सुमी आ जाती है और वो ओतो से पूछती है कि क्या उसने अभी तक अपना स्नैक नहीं खत्म किया। तो ओतो से कहती है कि उसे स्कूल जाना है और ये स्नैक उसके लिए बहुत कम है। तो सुमी उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें बस छेड़ रही थी लड़की, मैं खाना लेकर आई हूँ। और वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। अब इस सब के बाद वो लोग कपड़े चेंज करना शुरू कर देती हैं और स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। सुमी वॉशरूम के अंदर होती है तो ओतो से कहती है कि फटाफट करो, मुझे भी तैयार होना है। कि सुमी जब बाहर निकलती है तो उसे तैयार देख के ओतो से कहती है कि आखिर वो कौन से स्कूल जा रही है। तो सुमी से कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो उसे वॉशरूम के अंदर धक्का दे देती है और ओतो थोड़ा सा दुखी होती है। कि दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम शिजुको होता है वो अपनी दोस्त तोमोको के साथ चिल कर रही होती है और वो मजीद रिलैक्स करने की बात करती है। लेकिन तोमोको से कहती है कि मुझे नई नई ब्यूटिशियन की जॉब मिली है और मैं ये वक्त गंवाना नहीं चाहती, इसलिए मुझे अभी घर वापस जाना होगा। तो शिजुको से कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो तुम जा सकती हो मेरी अम्ब्रेला लेकर, क्योंकि वहाँ पे बारिश होना शुरू हो चुकी होती है। जब सुमी लोग स्कूल वापस जा रही होती है और सुमी जवान लड़कियों को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो तो फिर से एम्बेरस हो रही होती है उसकी वजह से, क्योंकि वो लड़कियों को बहुत अजीब तरीके से घूर रही होती है। वो तो सुमी को मना भी करती है कि पीछे से नोदोका और मैरी आ जाती है। वो उनसे गुड मॉर्निंग करती है और वो लोग वहाँ से चली जाती है। कि सुमी फिर से थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही होती है, लेकिन वो तो एक बार फिर से उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। सुमी अपनी जगह पे वापस चली जाती है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे पहुंची हुई होती है। वो अपना लैपटॉप निकालती है और अपनी नॉवल लिखना शुरू कर देती है। कि वक्त गुजर जाता है और लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है। सुमी अपना लंच साथ लेकर आई होती है, इसीलिए वो अपना लंच लेके पार्क में जाती है और वो नोदोका को देखती है। वो नोदोका के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार्टून देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, इसीलिए सुमी उसे छेड़ती नहीं है। अब स्कूल के बाद सुमी के पास ओतो आती है और वो उसे लेके जा रही होती है। कि अब उन दोनों के पास फिर से ओतो की सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो लोग उन्हें कहती हैं कि हम लोग फिर से सुमी के साथ बातें करना चाहती हैं, इसीलिए वो लोग रूफटॉप के ऊपर चली जाती हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, वो लोग बातें करते हुए अपने स्नैक्स को एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। कि नोदोका ओतो को एक बहुत लंबा सा पाइप सा देती है और वो उसे चूसना शुरू कर देती है। कि मैरी उन सबको बताती है कि उसने मनामी की पैंटीज देखी है जो कि ब्लैक कलर की थी। कि अब सब लोग अपनी अपनी इमेजिनेशंस बताना शुरू कर देते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा होता है कि मनामी किस तरह की पैंटीज पहनती होगी। पहले एरिका अपनी थिंकिंग बताती है, उसके बाद तमाओ अपनी थिंकिंग बताती है और सुमी ये सब बातें सुन के शर्मा रही होती है और वो खामोशी से खड़ी हुई होती है। नोदोका अचानक से सबको अपनी पैंटीज दिखाती है और अब वो लोग ओतो से पूछते हैं कि आखिर उसने किस कलर की पैंटीज पहनी है। तो वो कहती है कि मैंने तो कपड़े की पैंटीज पहनी हुई है और सबका मूड ऑफ हो जाता है। अब घर आने के बाद सुमी और ओतो दोबारा से बात लेने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में उनको मनामी मिल जाती है। वो लोग कच्ची तीनों अंदर जाती हैं और मैरी काउंटर पे होती है। वो लोग मैरी से टिकट्स लेती है और मैरी सुमी को देखकर कहती है कि मैं शायद आपको कहीं देखा है। तो मनामी कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये बुक स्टोर के ऊपर काम करती है, तुमने इसे वहीं पे देखा होगा। कि अब वो लोग अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती हैं और मैरी सोच रही होती है कि उसे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो उनको उनकी पैंटीज के अंदर देखना चाह रही होती है। लेकिन फिर वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो वहाँ पे काम करने के लिए और लोगों की इज्जत का ख्याल रखना उसका काम है। लेकिन फिर भी वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रही होती। कि अचानक से ओतो वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। कि उसकी मदर आती है और वो उसे कहती है कि मैरी अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकती हो, काउंटर को मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैरी उनके साथ बहस करती है और दूसरी तरफ सुमी लोग भी कपड़े चेंज करके नहाने के लिए जा चुकी होती हैं और मैरी का ये मौका हाथ से निकल जाता है। अब नहाने के बाद वो लोग कॉफी वाला दूध पीती हैं, जिसको पी के वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। कि अब मनामी सुमी से पूछती है कि क्या वो ओतो का ख्याल रख रही है और अगर वो चाहे तो वो आज रात मनामी के घर पे रुक सकती हैं। लेकिन सुमी कहती है कि वो इस बात का फैसला नहीं कर सकती, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ ओतो कर सकती है। तो मनामी ओतो से कहती है कि उसके पास बहुत सारे स्नैक्स हैं, तो वो चाहे तो वो उसके घर रात रुक सकती है और ओतो मान जाती है। अब वो लोग मनामी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाकर मनामी उनको बहुत सारे स्नैक्स देती है। तो अपने स्नैक्स को एंजॉय करना शुरू कर देती है और मनामी वहाँ से उठ के जाके अपनी ग्रैंड माँ की पिक्चर को देखकर प्रे करना स्टार्ट कर देती है। सुमी भी वहाँ पे जाकर उनके साथ प्रे कर रही होती है। कि अचानक से ओतो वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो लोग ओतो को भी बताते हैं और ओतो जाने से पहले वहाँ पे कुछ कैंडीज रख जाती है प्रे के तौर पर। अब डिनर का टाइम हो जाता है और सुमी सब खानों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ओतो का मुंह बना हुआ था क्योंकि वो देखने में इतने डिलीशियस नहीं होते। लेकिन सुमी ओतो से कहती है कि अगर तुम इन्हें एक बार खाओगी तो तुम्हें वाकई में ये पसंद आएंगे। और ओतो जब उन खानों को खाती है तो वो वाकई में हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बहुत मजे के होते हैं। खाना खाने के बाद सुमी कहती है कि मनामी हम तुम्हें तंग नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोग यहाँ से तुम्हारी इजाजत चाहेंगे। लेकिन मनामी कहती है कि नहीं नहीं भाई, मौसम देखो कितना खराब है, तुम लोगों को रात यहीं पे रुक जानी चाहिए। और मनामी कहती है कि सुबह के लिए मेरे पास तुम लोगों के लिए डिजर्ट है। और ओतो के मुंह में फिर से पानी आ जाता है और वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। अब वो उनको बिस्तरे करके देती है और उन लोगों को तीनों को इकट्ठे सोना होता है। अब वो लोग लेट जाते हैं और ओतो तो फौरन से ही सो जाती है, लेकिन मनामी और सुमी थोड़ी सी बातें करती है और थोड़ी देर बाद मनामी भी सो जाती है। लेकिन सुमी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो दोनों के दोनों
दोनों उसके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। लेकिन आखिरकार उसको भी नींद आ ही जाती है कि अचानक से रात को आवाज की वजह से ओतो की आंख खुलती है और वो देखती है कि दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई चला जाता है। वो दरवाजा खोल के बाहर देखती है तो उसको एक फुटप्रिंट्स के निशान नजर आते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसे अपने भाई के साथ अपनी दुनिया में वापस आना है तो उसे क्यूरियोसिटीज का पीछा करना होगा। इसीलिए वो चलना शुरू कर देती है और उसे एक निशान नजर आता है, लेकिन वो तो एक नॉर्मल सा सिर्फ और सिर्फ रोड साइन होता है कि अचानक से उसके ऊपर शिजुको अटैक कर देती है और वो उसे कहती है कि कहाँ है मेरी दोस्त, कहाँ है मेरी दोस्त। के अचानक से पीछे से सुमी किसी बुलडोजर की तरह आती है और वो आके ओतो को बचा लेती है। तो शिजुको उनको तोमाको के बारे में बताती है और वो कहती है कि मेरी दोस्त लापता है और उसको किसी लड़की ने जो कि रेड कपड़े पहने हुए उसने अगवा किया। मुझे लगा कि वो शायद वो ओतो है। वो उन दोनों को अपनी फ्रेंड की आखिरी वीडियो भी दिखाती है जिसके अंदर तोमाको से कह रही होती है कि मुझे बचाओ, क्योंकि कोई उसके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद से तोमाको आज तक कभी भी किसी को मिली नहीं होती कि अब वो लोग फोन करके रैन को इस सब के बारे में बताती हैं और रैन कहता है कि वो जहाँ पे भी है वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। और वो सुमी का भी थैंक यू करता है उसकी बहन का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कि अब रैन बैठा हुआ तानाका के साथ बातें कर रहा था और वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं उन लोगों को नहाते हुए बाथटब के अंदर देख नहीं सका। वो लोग मनामी के लिए भी एक लेटर छोड़ जाती है कि वो लोग घर जा रही हैं कि अब ओतो सुमी को लेकर एक अजीब सी जगह पे जाती है जहाँ पे जाके वो एक चीज के गिर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है और अचानक से वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ओतो लोग रह रहे होते हैं। अब ओतो स्टेशन के अंदर जाती है जहाँ पे रैन मौजूद होता है। वो लोग रैन से जाके मिलती है और वो लोग उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो रैन कहता है कि हाँ बिल्कुल वो तकरीबन ठीक है, लेकिन वो उनके साथ एतराज करता है कि वो लोग उसे नहाने के लिए साथ क्यों नहीं लेके गई। कि अब वो लोग शिजुको के केस के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि रैन उन लोगों को भी कहानी बताना शुरू कर देता है जो कि 2014 की होती है, जिसमें एक ओल्ड लेडी जो कि एकदम से गायब हो जाती है। लेकिन जब वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग्स के अंदर देखते हैं तो वो औरत कहीं खुद से गई हुई होती है और वो औरत बताती है कि उसको एक रेड कपड़ों वाली लड़की उस जगह पे लेके गई थी। वो एक दरिया के पार होती है, लेकिन उस दरिया को पार करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। कि सुमी और रैन को फौरन से पता चल जाता है कि ये सब कुछ के बारे में बात हो रही है। वो लोग एक निंजा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से ओतो उनको कहती है कि वो भी शिजुको की मदद करना चाहती है, इसीलिए इस केस के अंदर वो भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन रैन मना कर देता है। रैन कहता है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो, लेकिन ओतो कहती है कि सुमी भी तो इस सब के अंदर तुम्हारी मदद कर रही है। तो रैन उसे कहता है कि सुमी भले ही एक लड़की है लेकिन वो तुमसे बहुत ज्यादा मैच्योर है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा फास्ट है, इसीलिए वो काम कर सकती है मेरे साथ। लेकिन ओतो को उसकी बात बुरी लगती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। रैन को अपने किए के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गिल्टी होता है। लेकिन सुमी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारी ही गलती है। दूसरी तरफ ओतो पार्क के अंदर बैठी हुई होती है और वो वक्त गुजार रही होती है कि अचानक से वहां पे सुमी आ जाती है और वो डर जाती है। सुमी उसके साथ बैठ जाती है और वो उसको अचानक से शिजुको का नंबर दिखाती है। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देती हैं और वो लोग शिजुको से कांटेक्ट करती हैं। अब वो लोग शिजुको से मिलने के लिए मेड कैफे पे जाती हैं जहाँ पे जाके रैनी उनका वेलकम करती है कि अचानक से पीछे से शिजुको आती है और ओतो डर जाती है। शिजुको उनको लेकर टेरेस पे चली जाती है और वो लोग बात करना शुरू कर देती हैं। शिजुको कहती है कि मैं आखिर क्यों तुम लोगों को अपनी फ्रेंड के बारे में बताऊं। ओतो से मनाने की कोशिश करी होती है लेकिन शिजुको मान नहीं रही होती। तो ओतो से कहती है कि मेरी आंखें क्यूरियोसिटीज देख सकती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और शिजुको उनको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब वो लोग साथ चलना शुरू कर देती हैं और ओतो और सुमी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बाद भी उनके पास कुछ भी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई होती। ओतो थोड़ी सी दुखी होती है कि अचानक से पीछे से शिजुको आ जाती है और वो उसको एक बार फिर से डरा देती है। वो कहती है कि चलो हम लोग कहीं डिनर कर चलते हैं और वो लोग फिर से नूडल्स खाने के लिए चली जाती हैं जहाँ पे जाके ओतो शिजुको से काफी सारे सवाल कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमको किस तरह की दोस्त थी। तो शिजुको उसको बताती है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आता था और उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जब से तुमको गई हुई है उसकी जिंदगी बेरंग हो गई है, उसे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है, इसीलिए वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि तुम लोग अपने नूडल्स एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। सुमी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो उससे पूछती है कि आखिर जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन डेट क्या थी। कि अब सुमी लाइब्रेरी के अंदर जाकर बहुत सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देती है और वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को भी इस्तेमाल कर रही होती है, न जाने कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। दूसरी तरफ ओतो की लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल चली होती है लेकिन वो स्कूल के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है शिजुको से मिलने के लिए। वो उसके कैफे में जाती है जहाँ पे यूरी और रैनी शिजुको से किसी बारे में बात करी होती है। लेकिन जैसे ही ओतो अंदर जाती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते हैं कि ये इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग उसे मेड बनने के लिए मना रही होती है लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन अचानक से शिजुको उसको एक डिजर्ट ऑफर करती है और वो फौरन से मान जाती है। कि दूसरी तरफ रैन को सुमी की कॉल आती है और वो उसको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना शुरू कर देती है जो कि उसने इकट्ठी की होती है। रैन उसे कहता है कि आई एम सॉरी मैं इस वक्त नेकेड हूँ, लेकिन सुमी कहती है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती इसीलिए चलेगा। सुमी उसे बताती है कि जैसे जैसे लोग गायब होते हैं वैसे वैसे जो पहले लोग डिसअपीयर हुए होते हैं वो वापस आ जाते हैं। कि दूसरी तरफ ओतो रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर्स का वेलकम कर रही होती है और उनको सर्व कर रही होती है लेकिन वो एक के बाद एक ब्लंडर मार रही होती है और दूसरी मेड्स उसको देकर खुश हो रही होती है कि कम से कम कस्टमर्स उससे नाराज नहीं हो रहे और उसकी क्यूटनेस की वजह से उससे खुश हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ रैन और सुमी बात कर रहे होते हैं और रैन उसको एक बार फिर से एक कहानी सुनाता है जिसके बाद सुमी और रैन को पता चल जाता है कि आखिर माजरा यहाँ पे क्या चल रहा है। कि दूसरी तरफ उन लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया था और ओतो रैनी लोगों से बात कर रही होती है शिजुको के बारे में कि शिजुको भी दरवाजे के उस तरफ खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है कि अचानक से वो अंदर आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें अगर अपना ये खाना खाना है तो तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा। अब इस सब के बाद ओतो उसके कमरे में चली जाती है और वो डिजर्ट को खाना शुरू कर देती है और उसने बहुत सारे डिजर्ट्स को खा लिया होता है। तो शिजुको
ओतो से पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहती थी। तो ओतो से बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका भाई ही है जो उसका ख्याल रखता है। जब वो लोग यहाँ पे आए थे, यानी वो लोग अपनी जगह से गुम हो गए थे, तो कोई भी उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए नहीं आया। लेकिन वो ये बात जान के बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि आज भी किसी इंसान को दूसरे इंसान की फिक्र है। तुम अपने दोस्त को ढूंढना चाहती हो, वो भी बिना किसी रिश्ते के और बिना किसी मतलब के। इसीलिए मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी सबके अंदर। कि अचानक से उसको सुमी का फोन आता है और सुमी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, वो कहाँ पे है। और वो उसे कहती है कि दरवाजे पे जो भी दस्तक दे तुम दरवाजा मत खोलना। कि दरवाजे के ऊपर दस्तक होना शुरू हो जाती है और सुमी उसको बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि तुमको खुद है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।